नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जो हम लोग अपने एमसीक्यू का सेशन लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग कई एक टॉपिक पढ़ चुके हैं हिस्ट्री को लेकर, इंडियन पॉलिटी को लेकर। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बार आपका धन्यवाद दूंगा, जो आपको प्यार, मोहब्बत और जो ढेर सारा आशीर्वाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ये इसी तरह से बनाए रखिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा, ताकि हम लोगों को और जल्दी और बड़े प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ढेर सारी फैसिलिटीज वगैरह लाने का मौका मिल सके। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांतों पर क्या है, कैसे है और किस तरह के सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हम लोगों का है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से या कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए, जो डीपीएसपी है ये आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये लोक कल्याणकारी भावनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को आगे रखने के लिए किए गए हैं। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिस देश के संविधान से लिया गया है वो है आयरलैंड। यानी हम लोगों का जो बी ऑप्शन है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ आयरलैंड से हम लोगों ने कई और चीजों को ग्रहण किया हुआ, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट से अगर बात कर लें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया है। राष्ट्रपति का भी जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में वो लगभग ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि वहां का राजा और यहाँ के राष्ट्रपति में काफी कुछ समानताएं दिखाई पड़ती हैं। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो ब्रदरहुड है, जो आपका भातृत्व की भावना है, जो फ्रीडम है यानी कि आजादी की जो भावना है, इन सारी चीजों को लिया गया है। तो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, जो हम लोगों का दूसरे नंबर का सवाल है। द डायरेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में। तो देखिए, जो डीपीएसपी आता है, अगर हम लोग एक एक करके सारे हिस्सों को पढ़ना शुरू कर दे तो हम लोगों का आंसर निकल आएगा। जैसे भाग 2 ये सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए है। भाग 3 जिसमें हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया, यानी मौलिक अधिकार है। जो भाग 4 है, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक के जो सिद्धांत और तत्व है ये इसी भाग में आते हैं। भाग 5 जो यूनियन यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री परिषद और कई सारे और जो बड़े पद हैं उनके बारे में आता है। ठीक है, तो ये भाग 5 में आ जाएगा। फिलहाल हम लोगों का जो सवाल पूछा गया कि डीपीएसपी किस पार्ट में आता है, तो ध्यान रखिएगा डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, जो कि हम लोगों का तीसरे नंबर का चौथा हिस्सा हो जाएगा संविधान का। यहीं पर लगे हाथ आर्टिकल्स की भी बात कर ले, हो सकता है आगे के सवाल में हो भी। तो डीपीएसपी हम लोगों का आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए भाई इसको हम लोग साफ कर देते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है हम लोगों का। और अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डीपीएसपी पॉलिसी, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51 के बीच। अभी देखिए, हम लोग जब भाग की बात कर रहे थे कि किस भाग में है, वहां पर भी इसका उल्लेख किया गया था, चर्चा किया गया था। फिर से हमने कहा ना था कि हो सकता है सवाल भी पूछ लिया जाए और
देखिए सवाल भी सामने आ गया, एक एक करके करते हैं। देखिए 1 से 4 जो आपका आता है ये पार्ट 1 में है, और ये आपका जो हमारे यूनियन और उसके राज्य यानी यूनियन एंड टेरिटरी उसके बारे में बताता है। राज्य, भारत संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, फिर इस तरह से कौन कौन से राज्य बनेंगे, संसद के बाद किस किस तरह के अधिकार होंगे, ये सारी चीजें। 5 से 11 के बीच जो नागरिकता, जो सिटीजनशिप है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट का। ए वाला भाग 1 है, बी वाला भाग 2 है, सी वाला भाग 3 है, और डी जो 36 से लेकर 51 तक का आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें डीपीएसपी एक्सप्लेन किया गया है, और ये हम लोगों का भाग 4 में आता है। तो संविधान के 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनमें डीपीएसपी को रखा गया है, और ये भाग 4 पार्ट 4 का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, लोक कल्याणकारी भावनाओं से राज्य के उत्थान, लोगों के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जो न्याय है, राजनीतिक न्याय है, उनको उद्देश्य में रखते हुए इनको बनाया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं जो 4 नंबर का सवाल है। What is the part of constitution that reflect the mind and motives of the farmers of the constitution? संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के फ्रेमर्स, सॉरी मैंने फार्मर्स बोल दिया था, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड सिटीजनशिप, नागरिकता। तो कौन सा हिस्सा है जो उद्देश्यों को प्रतिबंधित कर रहा है? जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात चल रही है, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्य जो निर्धारित किए गए हैं वो लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कहा गया है, और ये सारी चीजें जिस हिस्से में आती हैं उसे हम लोग डीपीएसपी यानी जो हम लोगों का सी पार्ट है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इसमें रखा गया है। यानी हम लोगों के, इसे थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, जो हम लोगों के संविधान निर्माताओं के जो मस्तिष्क में ढेर सारे उद्देश्य जनता को और जनता के लिए ध्यान में रखे गए हैं वो आपके इन्हीं में आते हैं। ऐसा नहीं कि मूल अधिकार या प्रस्तावना या नागरिकता, ये भी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है लोगों के कल्याण का, जो उद्देश्य है उनको अनेक प्रकार के न्याय को लेकर रखने का, वो हम लोगों का डीपीएसपी में रखा गया है, जो कि हम लोगों का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। जो हम लोगों का अगला सवाल है 5 नंबर का है, और 5 नंबर का सवाल है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिटीजनशिप। तो देखिए जो समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार, समाज के प्रत्येक अंग का, प्रत्येक हिस्से का उद्धार या उनका विकास। तो ये सारी चीजें जिस हिस्से में आती हैं वो हम लोगों के डीपीएसपी में, यानी कि हम लोगों का जो ए ऑप्शन है उसमें आता है। डीपीएसपी जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं भाग 4 में है, और 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन दिया गया है। और ये राज्य के लिए एक प्रकार से वो कर्तव्य है, राज्य के लिए, आपके नहीं, ये राज्य के लिए वो कर्तव्य है जो कि लोगों के हित के लिए, लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के विकास के लिए बनाए गए हैं, इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट में हम लोगों के जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य, देखिए जब अधिकार दिया गया तो ये माना गया कि नागरिकों को के कुछ कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और नागरिकता का जो प्रावधान है ये तो खैर किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, किन किन हिसाब से नागरिकता को वापस लिया जाएगा, इन सब का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं जो हम लोगों का 6 नंबर का सवाल है, और 6 नंबर का सवाल है, which one of the following parts of the Indian Constitution has provision of separation of judiciary and executive?
भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण या पृथक्य अलग अलग, थोड़ा सा शब्द कठिन हो जा रहा है, को अलग अलग करने का प्रावधान किया गया है। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे का उसमें किसी भी प्रकार से इंटरफियर नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग। तो वो डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट में है, प्रियम्बल में है और सिटीजनशिप में है। तो ध्यान रखिएगा, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान रखा गया है वो डीपीएसपी में रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ए पार्ट में, ठीक है। और ये जो पृथक्करण किया गया है, यहीं पर हम लगे हाथ आर्टिकल की भी बात कर ले, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान रखा गया है, तो आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक यानी कि अलग अलग रखा गया है डीपीएसपी के हिस्से में, ठीक है ना। चलिए भाई अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। जो हम लोगों का अगला सवाल है 7 नंबर का सवाल है, उस ओर चलते हैं। और हम लोगों का 7 नंबर का सवाल है, द प्रोविजन ऑफ ग्राम पंचायत इज इन विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ग्राम पंचायतों का प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 40 में, 44 में, ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत देखिए है क्या, भारत कहीं ना कहीं एक ग्रामीण परिवेश का देश है, बहुत पहले से रहा है। और जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसे बलवंत राय कमेटी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है ग्राम पंचायतों को लेकर, यानी पंचायती राज को लेकर बात कही गई है। 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया। राजस्थान का जो नागौर जिला पड़ता है, वहां पर भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिसका इनॉग्रेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने किया था। और संविधान के जिस हिस्से में से रखा गया है वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी के जिस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, यानी कि 40, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। यहीं पर लगे हाथ बाकी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 44 जो है वो कॉमन सिविल कोड कहता है, समान नागरिक संहिता की बात कहता है। संभव नहीं है, भारत जैसा जो एक वर्सेटाइल कंट्री है वहां पर एक समान नागरिक संहिता लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम हैं। आप अगर पंथ निरपेक्ष देश अपने आप को घोषित करते हैं तो आप फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर धर्म का, हर पंथ का अपना एक अलग परंपरा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है और कुछ मुद्दों पर, कुछ चीजों पर ये लागू भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लागू नहीं होता, ये खाली रख दिया गया है। कुछ मुद्दों पर ये लागू भी होता है और कुछ जगहों पर ये लागू नहीं होता है। गोवा ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा उल्लिखित किया गया कि गोवा में काफी हद तक कॉमन सिविल कोड को फॉलो कराया गया है। कुछ हिस्सों की बात कर रहा हूं मैं, सब में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कई सारे धर्मों का देश और हर धर्म की अपनी कुछ नियम है, कुछ स्वतंत्रताएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, तो उनको आप कहीं ना कहीं एक सूत्र में नहीं बांध पाएंगे, दिक्कत हुई। वैसे कोशिश की गई, आप देखेंगे तो अभी आप ने सुना होगा ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा, वो इसी हिस्से में आता है, वो समान नागरिक संहिता के हिस्से में ही आता है। कोशिश की जा रही है इस बात को लेकर और इसको लेकर एक अनुच्छेद भी पारित कर दिया गया, मतलब एक अध्यादेश भी पारित कर दिया गया। ठीक, आर्टिकल 50 की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने कहा था कि जो हम लोगों का कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, यानी जो हम लोगों का एग्जीक्यूशन वाला पार्ट और जुडिशरी वाला पार्ट है, इसे अलग अलग रखा गया है आर्टिकल 50 के तहत। 51 जो कहता है वो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कहता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां, जो समझौते हुए हैं उनका पालन करना और उन्हें कहीं ना कहीं स्थापित करना, उन्हें मानना, उन्हें स्वीकार करना, इनकी बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम जो शब्दावली है, अगर छोटी सी अगर बात कर ले तो आर्टिकल 51 जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। ठीक है, चलिए भाई
अगले सवाल पर आ जाते हैं। Which of the following is not a direct principle of state policy? निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? End of personal property, promotion of international peace, cow शॉटर्स यानी कि गोवध जिसे कहा जा रहा है वो निषेध करना, फ्री एजुकेशन कंपलसरी यानी कि अनिवार्य निशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो देखिए राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत काम करते हैं उनमें जो हिस्सा नहीं आता है वो है निजी संपत्ति की समाप्ति, मतलब भी नहीं, क्योंकि ये जो बनाए गए हैं डीपीएसपी ये लोक कल्याणकारी राज्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से बनाए गए हैं, किसी की निजी संपत्ति से उनका कोई लेना देना नहीं बनता है। अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देने की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 51 में है, जिसका उल्लेख अभी हम लोग ने कहा। आर्टिकल 48 में जो गोवध की बात कही जाए या पशुधन की बात कहे ज्यादा बेहतर होगा, पशुधन खासकर जो दुधारू पशु हैं उनको बचाना, वृक्ष यानी वन की सुरक्षा करना, तो पशुओं की सुरक्षा, वन की सुरक्षा जो एक प्रकार की प्राकृतिक सुरक्षा का प्रावधान है जिसे हम लोग गोवध भी कहते हैं, यह आर्टिकल 48 में आता है। आर्टिकल 45 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है, जो कि मौलिक कर्तव्य में भी आता है, मौलिक अधिकार में भी आता है, दोनों जगहों पर रखा गया। और राज्य का भी ये कर्तव्य होगा कि बच्चों को जो उस वर्ग से आते हैं जिसे हम लोग गरीब कह सकते हैं या जो वर्ग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। फ्री एजुकेशन के साथ साथ फिर उनके शरीर को यानी कि जो कुपोषण की बात कही गई उसको दूर करने की, तो देखिए मिड डे मील वाला जो प्रोविजन है, तो कई सारी चीजें हैं जो इसमें आती है। ठीक है, अगले हिस्से पर चलते हैं। 9 नंबर का सवाल है, फ्रॉम whom is the importance of the directive principle of policy? नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए, नागरिक के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? तो देखिए ये महत्व जो है ये आपका राज्य के लिए, क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के लिए, वो अपने समाज के लिए, लोगों के कल्याणकारी विकास के लिए कार्य कर ले। ठीक है, तो इसका जो महत्व है वो आपका राज्य के लिए, और ऐसा नहीं कि नागरिक के लिए भी है, नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये राज्य का प्रावधान होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु। तो देखिए अभी हम लोग ने चर्चा किया था कॉमन सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, और समान नागरिक संहिता की बात कही है। फिर मैंने आपको बताया कि साहब थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका देश अनेकताओं, कई सारी, मतलब अनेकता का मतलब यहाँ पर है जो विभिन्नताएं हैं, अनेकता नहीं कहना है शब्द सही होगा, विभिन्नताओं को समेटे हुए, यानी कहीं ना कहीं ये अनेकताओं को एक में रखे हुए हैं। अलग अलग नियम है, नियम इन द सेंस धर्म को लेकर है, अलग अलग बोली भाषा है, तो सबको समेटे हुए। तब भी जिस एक राज्य में इसे काफी हद तक लागू किया गया है वो है गोवा। तो गोवा में कॉमन सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में दिया हुआ है उसे काफी हद तक लागू किया जा चुका है। ठीक, तो ये डीपीएसपी को लेकर हम लोगों के कुछ प्रैक्टिस सेशन थे जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, सॉल्व करने की कोशिश की है। आप भी इसको ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों के एग्जाम का जो डेट है वो भी पास आता चला जा रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए, अपनी परीक्षा को ध्यान में रखिए, अपनी परीक्षा की तिथि को ध्यान में रखिए, अपने भविष्य के जो सपने आपने देखे हैं उसको ध्यान में रखिए, और उसे सच करने का जो भी कोशिश आप कर सकते हैं वो कोशिश करिए। हम लोग जो मदद कर सकते हैं वो आप करेंगे। हाँ, हमारी मदद को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।